हरि ओम तत्सत्। अभिवादय। अहमें एसपी शुक्ला अत्र भवतां भवतीनां च मम यूट्यूब चैनल एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल स्वागतम वंदनम च करिष्ये। जैसा कि साथियों आपको पता है, आपकी आगामी बहुत सारी परीक्षाएं आप देखते हैं। जैसे खास तौर से अगर हम मुख्य रूप से देखें, यूपी टेट के विद्यार्थी या सुपर टेट के विद्यार्थी, सीटेट के विद्यार्थी या फिर हिंदी के वे छात्र एवं छात्राएं जो आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देते हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा देते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से जो अनिवार्य संस्कृत पूछी जाती है उसमें काफी आपको मशक्कत देखने को पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको कभी किसी भी प्रकार की मशक्कत नहीं सोचना है। आप अगले कुछ दिन हमें दीजिए, केवल आप अगले कुछ दिनों में आप प्रैक्टिकल करिएगा कि हाँ कितने सहजता के साथ आपको मैं संस्कृत भाषा का अध्ययन कराने वाला हूं। और अच्छा, दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि वे हमारे विद्यार्थी जो टीजी और यूपी टेट वाले विद्यार्थी हैं, यूपी टेट के लिए हमारे संस्थान के द्वारा बैच प्रारंभ कर दिया गया है। यूपी टेट के लिए नया बैच शुरू हो गया है। तो जो भी बच्चा संस्कृत में 30 मार्क्स प्राप्त करना चाहता है, आपको पता है कि हमारे यहाँ जितने भी संस्थान में जितने भी शिक्षक हैं अपने विषय के एक्सपर्ट हैं। हम चीजों को कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं और बहुत अच्छे से किया भी है। यूपी टेट के पीछे वाली भर्ती में अगर देखेंगे तो 40,000 से भी अधिक बच्चों को हमने पढ़ाया और वे सारे के सारे बच्चे लगभग 100% हमने रिजल्ट भी दिया हुआ है, जिसके साक्षी आप बच्चे खुद ही हैं। तो देखिए, संस्कृत विषय में अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्कृत का वीणा आप एसपी शुक्ला के साथ देखने जा रहे हैं। हिंदी का आपको पता है कि कोई जवाब नहीं है, संस्कृत का कोई जवाब नहीं है। सीडीपी की क्लास, पर्यावरण की क्लास और जो आपकी अंग्रेजी की टीचर हैं, अंग्रेजी के लिए जिसे ये कॉम्बिनेशन होता है संस्कृत और अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग संस्थान से जुड़ें, यथाशीघ्र जुड़ें, क्योंकि जितने कम समय में आप जुड़ जाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा समय आपको मिलेगा आपकी परीक्षा के लिए। आप इसलिए देर कतई ना करें। आइए, सबसे पहले जैसे कोई पुल का निर्माण करना है तो उस पुल में किस किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम जान लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम संस्कृत का सामान्य परिचय करते हैं एवं विषय सूची के बारे में चर्चा करते हैं कि आपकी यूपी टेट के लिए जो स्पेशल यह बैच यूपी टेट के लिए चल रहा है, यूपी टेट में हमारी यूपी टेट की परीक्षा में सिलेबस क्या है उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे सिलेबस की। उससे पहले कि हम जो है यूपी टेट का क्या है सिलेबस जानने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे सिलेबस पर। आइए, अगर आप से बात किया जाए कि हम लोग कौन सा विषय पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत, तो साथियों जब आप संस्कृत को पढ़ते हो तो संस्कृत को कहा जाता है कि ये आदि भाषा है। कौन सी भाषा है? आदि भाषा है। इसको आदि भाषा कहा जाता है, यानी सारी भाषाओं की जननी कहा जाता है। जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी, आपने पढ़ा होगा कि ये हमारी जननी कहलाती है। जननी और माँ, जिस तरीके से आपका जन्म जिस माँ के गर्भ से होता है उसके लिए आप जननी का प्रयोग करते हो, और आप अपनी मौसी के लिए, बुआ के लिए, बहन के लिए और किसी को भी दुनिया में जो भी आपका लालन पालन पोषण किया हो उसके लिए आप माता शब्द का प्रयोग या माँ शब्द का प्रयोग कर सकते हो। यहां तक कि आप अपनी अर्धांगिनी के लिए भी माँ का प्रयोग, माता शब्द का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जननी शब्द का प्रयोग केवल आप उसी के लिए कर सकते हो जिसने अपने गर्भ से आपको जन्म दिया है। तो हम अपनी आदि भाषा यानी आदि जननी भाषा संस्कृत का आपके बीच में अध्ययन करा रहे हैं। तो देखिए, संस्कृत भाषा की अगर हम बात करें, इसको तोड़ने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि सम धन क्री धन इक्त प्रत्यय से मिलकर बना, जिसमें सुट का आगम हो जाता है। सुट का आगम, ये सुट क्या है? जब हम प्रत्यय पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको बताएंगे साथियों। और ये नियम होता है, यहां पर जो आप क्री देख रहे हैं, ये क्री क्या है? धातु है। क्री क्या है? धातु है। और जब आगे आप व्याकरण पढ़ेंगे तो जानेंगे कि धातु से पहले हमेशा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग और धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग। एक प्रश्न आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि संस्कृत में धातु कौन सी है?
आपसे एक प्रश्न पूछे कि संस्कृत में धातु कौन सी है, तो क्री धातु है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में उपसर्ग कौन सा है, तो ये सम क्या है, आपका उपसर्ग है। तीसरा प्रश्न संस्कृत में प्रत्यय क्या है, तो इसमें इक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो हमने संस्कृत शब्द का जो है थोड़ा सा विखंडन करके आपको बताया। अब इस संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित एवं परिनिष्ठित भाषा ही क्या कहलाती है, संस्कृत कहलाती है। संस्कृत को गीर्वाण भारती, देवताओं की भाषा, आदि भाषा या मुनि ऋषियों की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। आशा करता हूं कि आप इतनी सी बातों को भली प्रकार से जान गए होंगे, क्योंकि हम विषय पढ़ रहे हैं संस्कृत, थोड़ी सी संस्कृत के बारे में जान लेना जरूरी था। अब आप संस्कृत में एक प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, दशत्रयी। संस्कृत में 10 त्रयी का नाम आता है, और उस 10 त्रयी में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह मुनित्रयी से पूछा जाता है। किससे, मुनित्रयी। मुनित्रयी कहने का मतलब त्रिमुनि। सीधे अगर मैं आपसे परीक्षा में, अगर आपकी परीक्षा में, टेट की परीक्षाओं में बार बार देखा जाता है मुनित्रयी। अगर देखिए 10 त्रयी होते हैं, हम 10 त्रयी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मुनित्रयी की बात करें तो मुनित्रयी को ही कहा जाता है त्रिमुनि। आपने देखा था कि इस बार ये टीजीटी की परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षा में भी यहां से प्रश्न देखने को मिले। त्रिमुनि, क्या 3 ही मुनि थे, क्या बहुत सारे मुनि थे, लेकिन जिन्होंने ज्यादा काम किया संस्कृत विषय के बारे में या संस्कृत में, उनके बारे में आप हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो मुनित्रयी के अंतर्गत आते हैं त्रिमुनि। त्रि का मतलब 3, मुनि का मतलब मनन करने वाले 3 मुनियों का नाम आता है, जिसमें आप पहला नाम पढ़ते हैं महर्षि पाणिनि का, महर्षि पाणिनि का, और दूसरा नाम देखते हैं कात्यायन, कात्यायन मुनि का, और कात्यायन को ही वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा नाम आप पढ़ते हैं महर्षि पतंजलि, पतंजलि लिख देता हूं, चलिए, पतंजलि का, महर्षि पतंजलि योग के प्रणेता, स्फोटवाद सिद्धांत की परिकल्पना किया महर्षि पतंजलि ने, और आज इनकी परिकल्पना को परिपाटी बना करके बाबा रामदेव आज योग गुरु के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं, और आने वाले कुछ समय में वो सबका रिकॉर्ड तोड़ देने वाले हैं। तो देखिए आपने पढ़ा त्रिमुनि, त्रिमुनि के अंतर्गत हम पाणिनि पढ़ेंगे। पाणिनि के बारे में, पाणिनि का योगदान इतना है कि जिसको हम बताने में अगर लगातार 6 महीने क्लास चले तो कम पड़ जाएगा। तो पाणिनि की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आती है वह है अष्टाध्यायी, 8 अध्याय वाला, जिसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद, यानी 8 चौको 32 पाद हैं। 3978 अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है, लेकिन लगभग जो उसको कहा जाता है कि लगभग 4000 सूत्र लिखा। सूत्रों की रचना करने के कारण महर्षि पाणिनि जी सूत्रकार कहे जाते हैं, और इन्हीं सूत्रों पर वार्तिक ग्रंथ लिखा कात्यायन मुनि ने, इसीलिए ये वररुचि, वार्तिक ग्रंथ लिखने का वररुचि या वार्तिककार कहलाते हैं कात्यायन मुनि। और उसके बाद पतंजलि ने इसी अष्टाध्यायी ग्रंथ पर विस्तृत भाष्य लिखा, और इसी के कारण वह महाभाष्यकार कहलाए। क्या कहलाए, महाभाष्यकार कहलाए। स्फोटवाद सिद्धांत की परिकल्पना की जो है महर्षि पतंजलि ने, योग के प्रणेता भी कहे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्नों पर क्रमबद्धता से, एक क्रमबद्ध तरीके से हम बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। अच्छा, कात्यायन की बात आती है साथियों, आप जब इतिहास की दृष्टि से जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे इतिहास में कात्यायन, 3 कात्यायन मुनियों का उल्लेख मिलता है। कौन से 3 कात्यायन मुनि आते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। आप अपने अध्ययन का आप देखिएगा। एक सोमदत्त के पुत्र का नाम आता है, मैं आपको कमेंट करने के लिए छोड़ रहा हूं, मैं आज बताऊंगा नहीं। मेरी पहली क्लास में मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए त्रिमुनि से हम आगे बढ़ाएंगे। बाकी जब हम साहित्य वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर ये बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। हमने बताया ना कि संस्कृत आपको बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वान पढ़ाते हैं, लेकिन आप एक क्रमबद्धता ना पा पाने के कारण आप अपनी परीक्षा में अंक तो अच्छे अर्जित कर ले जाते हैं, लेकिन जो आपका डर है, जो आपका भय है, जो आपकी मातृभाषा के प्रति लगाव है, वह नहीं लग पाता है। तो हम केवल यहाँ पढ़ने और पढ़ाने का काम नहीं करेंगे। हमारा पढ़ने का, पढ़ाने का एक ही मकसद होगा कि उसके प्रति हमारा आपका सौहार्द बढ़े, हमारा आपका प्रेम बढ़े, हमारा आपका व्यक्तित्व उसके कारण जाना जाए। ठीक है, तो हम त्रिमुनि के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, ये तो हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर दिया संस्कृत, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आज सामान्य परिचय आपने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं विषय सूची, विषय वस्तु, आपको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है।
जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ण विचार, वर्ण विचार में आप पढ़ेंगे स्वर व्यंजन। अब देखिए वर्ण विचार के अंतर्गत हम स्वर और व्यंजन की बात करें अगर, तो आपको पता है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर और उसके बाद दूसरा होता है व्यंजन। स्वरों को संस्कृत में अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है और व्यंजन को हल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है। अब बच्चे आप ये देखते हो कि संस्कृत में जहां पर यहां पर बिंदी का प्रयोग किया गया है, इसी का प्रयोग करने के लिए आप यहां पर इया का प्रयोग करते हो, तब आप वहां पर जाके यहां पर एक नियम पढ़ते हो कि व्यंजन को यहां इया क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो अनुस्वार होता है अपने आने वाले यानी अपने आगे वाले वर्ण से प्रभावित होता है, इसके कारण यहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं, यहां तक किसी को किसी प्रकार से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये यही अनुस्वार, क्योंकि जा किस वर्ग का है, चा वर्ग का, चा वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर यानी चा का क्या होता है, इया में बदल जाता है, हल के नाम से जाना जाता है। अब देखो स्वर वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे, और जब आप नंद किशोर के जो है सूत्र की चर्चा करते हैं, नित्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्ध्वतुकामा शनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, जब हम शिव सूत्र के जाल की बात करेंगे, अगली क्लास हमारी जब आने वाली आएगी, तो वहां पर जब आप चर्चा करते हो तो वहां पर महर्षि पाणिनि ने जब इसका विश्लेषण किया तो 14 सूत्र, जब बाबा भोले ने अपनी डमरू को बजाया तो वहां से 14 ताने बुने, और वे 14 ताने कौन कौन से थे, आयुण ऋणिक एयोंक एयांच हैवरट लण एमगर्णम झवई घटदस जब घटदस खप चटत चटतो कपय सरसर हल। जब हम माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करेंगे तब वहां पर आप ये पाते हैं कि सबसे पहले आप देखते हैं आ ई ऊण, यानी ये क्या होता है आपका स्वर। सबसे पहले आपने स्वरों को अध्ययन किया, स्वर आयुण रीलिक रीलिक रीलिक, फिर देखिए रीलिक ए ओंग, फिर उसके बाद आता है आपका ए औच, ए औच, फिर यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा हा य वरट, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा लड़। अब यहां से आप अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि आ च यहां तक है, अंतिम वर्ण जो होता है गिना नहीं जाता है, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है, तो आप देखते हो गुरुजी आ ई उ री ली, और उसके बाद देखो यहां पर आपका आ ई उ री ली, उसके बाद यहां नीचे देखिए का हट जाएगा, ये हो जाएगा ए ओ ए, और उसके बाद औ। तो यही आपके क्या होते हैं, स्वर हो जाते हैं, आ ई उ री ली ए ओ ए औ। और जब आप पढ़ते हो कहां से कहां तक, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यानी स्वरों का विचार किसमें करते हो, 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर सूत्रों में हम सबसे पहले स्वरों का विधान दिया गया है, यानी स्वरों को पढ़ते हैं। कौन कौन से स्वर हैं, आ ई उ री ली ए ओ ऐ और औ, यानी संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी पढ़ेंगे, 9। कौन कौन से, आ ई उ री ली ए ओ ऐ और औ। ये ऊपर के जो 5 स्वर हैं आ ई उ री ली, इनको मूल स्वर कहा जाता है, इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है, इनको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, इनको छोटी मात्रा वाला स्वर कहा जाता है, सब परम विधि में चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहीं पर आप चर्चा करते हो कि ये ली एक ऐसा स्वर है जिसका कभी दीर्घ नहीं बनता, बाकी सबका दीर्घ बन जाएगा, आ से बड़ा, छोटी से बड़ी, छोटा उ से बड़ा, री से बड़ी री, लेकिन री से बड़ी री नहीं बनती। ए ओ ए औ जो हैं ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 से अधिक स्वरों के मेल से बनते हैं। ए आ प्लस ई से, ओ आ प्लस उ से, आई आ प्लस ए से, औ बनता है आ प्लस ओ के योग से। तो हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र में प्रथम सूत्र से लेकर के चतुर्थ सूत्र तक जो है किसका विधान है, स्वरों का विधान है। फिर उसके बाद देखिए ए औच के बाद ह य व र ट, यहां पर आप देख रहे हैं हा को छोड़ दिया जाए तो या व रा और लड़ ला। फिर यहीं पर आप देखेंगे कि स्वर में स्वरों के बाद किसका विधान होता है साथियों, तो आप पढ़ेंगे कि अर्ध स्वर आ जा रहा है। कौन सा स्वर आ रहा है, अर्ध स्वर आ रहा है। अर्ध स्वर कहने का मतलब अंतस्थ वर्ण, आप ऐसे समझ जाइए कि अंतस्थ वर्ण यानी य र ल व, हिंदी में आप य र ल व पढ़ते हो, संस्कृत में या व र ला होता है ना, उसका अध्ययन करते हैं। तो हैवरट लण
फिर एमगणनम, एमगणनम का मतलब अब इसके बाद आप पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे, पंचमाक्षर वर्ण, पंचमाक्षर का मतलब पंचमाक्षर वर्ण अंगा इया अण ना मा का प्रयोग करेंगे, एमगणनम झभई, फिर चतुर्थ वर्ण झभई घ ढ ध स, पंचमाक्षर के बाद चतुर्थ, फिर घ ढ ध स जब, अब तृतीय वर्ण जब गडदस खफ, आप दूसरे वर्ण का, फिर चटतव प्रथम वर्ण का, फिर कपय सर सर, फिर लास्ट में आप पढ़ते हो उसमें हल आ जाता है। तो ये विधान है, ये बहुत टफ नहीं है, ये आप जानते हो, ये छोटी सी चीजें हैं हम जिनको चर्चा में आपसे लाएंगे, एक एक चीजों को चर्चा में करेंगे। तो वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन, स्वर स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र ध्वनियां स्वर कहलाती हैं, और व्यंजन जो होती हैं यह स्वरों पर आश्रित होती हैं। व्यंजन क्या होती हैं साथियों? स्वरों पर आश्रित होती हैं। इसी में आप जब स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो अलग अलग आधार दिया जाएगा। आप वर्णों के वर्गीकरण के हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आइए पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा यानी वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे। पहले स्वरों पर चर्चा होगी, फिर व्यंजनों पर चर्चा बहुत विधिवत तरीके से होगी। फिर आपका आता है दूसरा चैप्टर व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। अक्सर आप देखते हो, आप जैसे ये अच प्रत्याहार कह दिया या कोई भी पारिभाषिक शब्दावली दे दिया जाता है और एक प्रश्न आपकी परीक्षा टेट में जरूर पूछा जाता है, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जैसे संधि, तीसरा चैप्टर संधि। संधि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संधि के बाद समास। समास देखिए प्राइमरी में और जूनियर दोनों तरीके से आपको जानना। प्राइमरी में बच्चों को नहीं पढ़ना होता है, जूनियर के बच्चों को पढ़ना होता है। ये हम क्राइटेरिया आपको डिवाइड करते हुए आगे बताते चलेंगे। कारक तथा विभक्ति, प्रत्यय, वाच्य प्रत्यय एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर आप देखते हो कि शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो आपको समझा नहीं पाते। कारण क्या है? वो रटाने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत आसान चैप्टर भी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ भी है। ठीक है, वाच्य, वाच्य के बाद उपसर्ग एवं अव्यय, फिर पर्यायवाची शब्द, और उसके बाद आपको दिख रहा है विलोम शब्द। विलोम शब्द के आगे बढ़ते हैं। शरीर, अंगों के नाम, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी एवं घरेलू उपयोगी की वस्तुओं के संस्कृत में नाम। आपको हिंदी में नाम देता है, संस्कृत में पूछेगा, संस्कृत में देगा, हिंदी में पूछेगा, ऐसे प्रश्न अक्सर बनते हैं। शरीर, अंगों के नाम, बंधु बांधवों के नाम, पशुओं के नाम, कीड़े मकोड़ों के नाम, घर की उपयोगी वस्तुओं के नाम, शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर आप बच्चे रटने का प्रयास करते हो, बालका बालको बालका बालकम बालको बालक, सब भूल जाता है। क्यों? क्योंकि आज तक आपने समझने का प्रयास ही नहीं किया कि आखिर शब्द रूप धातु रूप को कैसे हम समझ लें। अब आप एकदम अनोखे अंदाज में पढ़ेंगे साथियों, एकदम अलग तरीके से। आप रटने का कोई काम नहीं। शब्द रूप, फिर सर्वनाम, उसके बाद सर्वनाम रूप, फिर धातु रूप, संस्कृत संख्याएं। संस्कृत संख्याएं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सूक्तियां, अपठित अनुच्छेद, संस्कृत कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, अलंकार, भाषा विकास का अध्यापन, यूपी टेट संस्कृत आदर्श प्रश्न पत्र 60 मॉडल पेपर। आपको हमारे विषय में या संस्थान के द्वारा आप जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हैं, आपके बीच में जो भी शिक्षक आपको अध्ययन करा रहे हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको 60 प्रैक्टिस सेट, यानी वही मिला के मिक्स कर देंगे तो 60 प्रैक्टिस सेट। आप कल्पना करिए, आपकी परीक्षा में इतने कम समय में अगर 60 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया जाएगा पूरा पढ़ा करके, तो प्रश्न बनेगा कहां से? 30 के 30 प्रश्न की गारंटी इसीलिए एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान देता है साथियों। बस आप सभी से क्रमबद्ध निवेदन है कि आप लोग यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके आप संस्थान से जुड़िए। सारी बेस्ट फैकल्टी है, आपको बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट फैसिलिटी के साथ चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। यूपी टेट एवं सुपर टेट का प्रश्न पत्र भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको अलग से करा दिया जाएगा। सभी शिक्षा परीक्षार्थियों के लिए 30 अति संभावित प्रश्न पत्र भी बना है। अगर जैसे समय बचता है तो आपकी जो आगामी परीक्षाएं होती हैं उनको ध्यान में देते हुए 30 प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं। तो ये पूरा था हमारा सिलेबस, जिसको हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया साथियों। तो आज की इस क्लास में हमने आपसे केवल और केवल आपसे परिचय जाना और पाठ्यक्रम पर हमने चर्चा किया। जो भी बच्चा संस्थान के साथ जुड़ना चाहता है, आप देर ना करें, आप पूरे विश्वास के साथ जुड़िए। हम अगले 30 दिन के अंदर हम आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स आपको देने वाले हैं। और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेशन भी इसी क्लास के जस्ट साथ ही आप देखेंगे, इसी क्लास के पैरेलल में आपका प्रैक्टिस भी स्टार्ट करा देने वाले हैं। तो इसलिए आप संस्थान का नंबर तो इस कॉलिंग में चल ही रहा होगा,
फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अपने मोबाइल से एंट्री यूपी टेट के लिए हैं या सुपर टेट के लिए हैं। यूपी टेट और सुपर टेट में संस्कृत एक ही विषय चला रहा हूं, मैं ही पढ़ाऊंगा, तो इसलिए जो बच्चा जुड़ना चाहे, आप यूपी टेट में जुड़ना चाहें तो यूपी टेट या सुपर टेट में जिसमें भी आप जुड़ना चाहें, आप एंट्री यूपी टेट या सुपर टेट लिख करके 9415 पर आप मैसेज करें। 9415 पर आप मैसेज करें। साथियों, संस्थान आपसे गारंटी लेता है आपको टेट की परीक्षा पास कराने की। मैं आपको 100% गारंटी लेता हूं। कभी नहीं पास हो रहे हो, बार बार फेल हो जा रहे हो, 1-2 नंबर से आप अटक जा रहे हो, संस्कृत आपका कमजोर है, गणित आपकी कमजोर है, हिंदी आपकी कमजोर है, किसी भी कमजोरी को हम बहुत अच्छे तरीके से दूर करेंगे। बस आप समय रहते जुड़ जाइए संस्थान के साथ। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूं कि आप बखूबी बहुत अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, बच्चों को जोड़ें। संस्थान आपके साथ रेगुलर वे में काम करने के लिए तटस्थ तरीके से पूरी दमदारी के साथ आ रहा है। कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं, कहीं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साथियों, आप 5-6 दिन पढ़ लो, मजे से पढ़ लो। मैं कहता हूं एडमिशन लेने के बाद 15 दिन आप पढ़ लो, फिर भी अगर आप अनसेटिस्फाइड हो जाओ तो पैसा पूरा फीस वापस ले जाओ। और उसके बाद भी मैं कह रहा हूं, आप पढ़ने के बाद भी पेपर आप दे के आओ, पेपर पास ना हो तो आप पैसा वापस ले जाओ। दोनों तरीके से बैच हम दे रहे हैं। आप जिस भी गारंटी के साथ जुड़ना चाहें आप जुड़े, संस्थान आपके साथ लगा रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।